कहानी शुरू होती है। हमें मालूम होता है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पार्क का बेटा बीमार है। बीमारी भी ऐसी जिसके बारे में पता चलाने में डॉक्टर्स भी फेल हो गए। सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद इस बच्चे के इलाज के लिए कोरिया से शेमन्स बुलाए जाते हैं, यानी वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए ही सोल से बातें कर सकते हैं, उनसे जुड़ी इस दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कहने कि दुनिया में ना नजर आने वाली चीजों से मिलना, लड़ना और उन्हें कंट्रोल करना ही उनकी जॉब है। हम मिलते हैं शेमन हारिम से, जो अपने असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई थी। हालांकि बच्चे की मोम को इन सब चीजों पे यकीन नहीं था, पर अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था अपने बेटे को बचाने के लिए। हारिम इस बच्चे को चेक करने के लिए कुछ रिचुअल करती है और उससे मालूम होता है कि इस बच्चे के साथ जो भी इशू है वो उसके दादा या परदादा के साथ जुड़ा है। इस बारे में बात करने के लिए हारिम पार्क से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसे मालूम पड़ा कि ये लोग कई दहाइयों पहले ही पूरी तरह अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पार्क के डैड यानी इस छोटे बच्चे के ग्रैंडपा पैरालाइज्ड है, जबकि उसके ग्रैंडपा यानी परदादा 100 साल पहले ही मर चुके थे, जिनकी ग्रेव यानी कब्र कोरिया में ही है। पार्क हारिम को ये भी बताता है कि उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बड़े बच्चे के साथ ऐसा ही कोई इशू हो जाता है। जैसे मेरे बड़े भाई, वो भी ऐसी ही किसी बीमारी में पागल खाने में मर गए थे, और अब मेरा बेटा वो तो आपके सामने ही है। सब सुनने के बाद हारिम पार्क को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको और भी लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। मसला थोड़ा बड़ा है, इन्हें कोरिया भी जाना पड़ सकता है। सीन कट होकर हम कोरिया में किम से मिलते हैं। ये फेंग शुई एक्सपर्ट हैं। उनका काम था मरने वाले लोगों के लिए ऐसी जगह ढूंढना जहां दफन होने के बाद उनके सोल्स को आराम और सुकून मिल जाए, वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सोल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी फैमिलीज को तंग करती हैं। जैसे अभी भी एक ओल्ड लेडी अपने घर वालों के ख्वाब में आकर उन्हें तंग करने लगी थी, लेकिन किम के मुताबिक उनका मसला ग्रेव नहीं थी। असल में उस ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन ने उसके दांतों को छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो नाराज थी। उस ओल्ड लेडी के दांत वापस रखने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं यही इसी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के अंदर किम से हारिम मिलने आई है। हारिम उन्हें पार्क के बारे में बताती है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी फैमिली में एक बहुत ही अजीब इशू है कि उनके घर पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार रहता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स कोरिया की जमीन से जुड़ी है, क्योंकि उनके ग्रैंडपा यहाँ कोरिया में दफन है। हारिम को उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किम की मदद चाहिए थी, और कोरिया का नाम सुनते ही किम मान भी जाते हैं। अगले दिन पार्क भी आकर किम से मिलता है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा का एक्सह्यूमा करवाना था। एक्सह्यूमा मतलब एक ग्रेव को खोलकर वहाँ दफन हुए इंसान को किसी दूसरे ग्रेव में दफनाना या शिफ्ट करना। इसी काम के लिए उसे किम से सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और वो ये सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। पार्क अब किम को लेकर अपनी ग्रैंडपा की ग्रेव के पास जाता है, जो पहाड़ के ऊपर बनी थी। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था। इस ग्रेव के आसपास बहुत सारे फॉक्स भी फिर रहे थे, और ये कोई अच्छा साइन नहीं था। साथ ही उनकी ग्रेव के ऊपर कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। पार्क बताता है कि उसके ग्रैंडपा जर्नल थे, और ये ग्रेव उन्हें आर्मी की तरफ से अलॉट हुई थी। किम उसकी अभी भी बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यही जगह क्यों। ये तो जगह कोई टॉम भी नहीं लग रही। वो समझ चुका था कि मसला इसी जगह में है, और ये बात वो हारिम से डिस्कस भी कर लेता है। वो हारिम से कहता है, यहाँ पे बहुत कुछ ईवल है, बहुत कुछ शैतानी है, और इन नेगेटिव पावर्स को मैं सेंस कर पा रहा हूँ। साथ ही किम हारिम से यहाँ काम करने को भी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यहाँ उन्होंने काम किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर हारिम भी परेशान हो जाती है। खैर, रात में दोबारा हारिम, किम और पार्क की मीटिंग होती है, जहाँ किम इन दोनों से शेयर करता है कि जल्द ही उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जो सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और उन्हें बताता है कि मेरा बेटा है और वो मरने वाला है। उसके ये लफ्ज हारिम और किम दोनों को ही इमोशनल कर गए थे, इसलिए हारिम फैसला कर लेती है कि वो पार्क की मदद जरूर करेगी, और किम से कहती है कि हम उस ग्रेव को डिग करने के लिए वहाँ पर एक रिचुअल कर सकते हैं, एक ऐसा रिचुअल जिससे वहाँ का ईवल भटक जाए और फिर आप लोगों का काम आसान हो जाए। ये आइडिया किम को भी बेहतर लगा था, इसीलिए वो भी एक्सह्यूमेशन के लिए मान गए थे। अगले दिन एक्सह्यूमेशन का काम शुरू हो जाता है, जिसमें यहाँ पर पार्क की आर्ट भी थी, क्योंकि वो ग्रैंडपा की डॉटर थी। उनके साइन और उनके परमिशन के बगैर ग्रेव डिग नहीं की जा सकती थी। हारिम यहाँ पर रिचुअल का सारा सामान भी ले आई थी, जिसमें 5 पिग्स भी थे। उन 5 लोगों के लिए सेक्रीफाइस
जो ये ग्रेव डिग करने वाले थे। एक तरफ ग्रेव की खुदाई का काम शुरू होता है तो दूसरी तरफ हारिम इवल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पावरफुल रिचुअल्स करना शुरू कर देती है, जिसमें बहुत से लोग उसका साथ दे रहे थे। जोर जोर से गाने बजाने के साथ हारिम अपना ड्राउना डांस करते हुए छुरियों और चाकुओं से खेल रही थी। ऐसा करते हुए वो अपने मुंह पर कट भी लगा देती है, फिर पास में लगे हुए पिग्स की बॉडीज को काट कर उनका खून पीती है। उसका ये ड्राउना रिचुअल तब तक चलता रहा जब तक ग्रैंडपा की हड्डियों को निकाला नहीं गया। हड्डियों को कब्र से निकालने के बाद एक मजदूर कब्र के अंदर इंसानी सर वाला सांप दिखता है, जो कि बहुत ही गलत साइन था। और इससे भी गलत ये कि वो किसी को भी बताए बगैर उसे मार चुका था। ऐसा करते ही वहाँ मौसम खराब हो जाता है। किम, जिसने ग्रैंडपा की हड्डियों को क्रिमेट यानी जलाने का फैसला किया था, उनका ये काम भी रुक जाता है। हालांकि वो ये काम जल्दी करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि ग्रैंडपा की सोल हड्डियों से जुड़ी है, जिन्हें जलाने पर ही उन्हें सुकून मिल सकता है। किम ने क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव देख लिया था, इसीलिए पास के गांव में वो ग्रैंडपा के मजार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जाता है। जहाँ जाने पे इन्हें मालूम हुआ कि ज्यादा लोगों को तो उस मजार यानी ग्रैंडपा की ग्रेव के बारे में कुछ पता ही नहीं, और अगर कुछ लोगों को पता था तो ये बात कि उनकी ग्रेव खजाने से भरी है। जिसके लालच में एक आदमी, जिसे मालूम हुआ कि ग्रैंडपा की ग्रेव की खुदाई हुई है, वो ग्रैंडपा का कॉफिन खोल देता है, जिसके नतीजे में गुस्से में पागल ग्रैंडपा की सोल आजाद हो चुकी थी। और ये सबसे बड़ा और खतरनाक काम हुआ था। शुक्र था कि हारिम ने उसे देख लिया। अब एक होप तो है कि वो सबको इस खतरे से बचा लेगी। ग्रैंडपा की सोल को कंट्रोल करने के लिए वो एक रिचुअल करना शुरू कर देती है, लेकिन शायद ये जाया हो रहा है क्योंकि ग्रैंडपा की सोल अपने घर भी जा चुकी है। घर यानी अमेरिका, जहाँ पर पार्क की फैमिली रहती थी। वहाँ जाते ही वो अपने बेटे और उसकी वाइफ को मार देते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा की स्पिरिट ने पार्क को भी हॉन्ट करना यानी डराना शुरू कर दिया था। पार्क बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसी टाइम उसे किम की कॉल आती है। फोन पे किम उसे समझा रहा था कि ग्रैंडपा की सोल आजाद हो गई है, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया है और वो अब तुम्हें मारने के लिए निकली है, तुम जरूर उससे बच कर रहना। अभी वो फोन पे बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे भी नॉक होना शुरू हो जाता है। पूछने पे पता चलता है कि वहाँ पे भी किम था, फोन पे भी किम और दरवाजे पे भी किम। फोन वाला किम पार्क से कहता है कि तुम दरवाजा बिल्कुल न खोलना, हो सकता है वो ग्रैंडपा की सोल ही हो, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम तक आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम विंडो खोल सकते हो। किम की बात मानते हुए वो दरवाजा तो नहीं खोलता, लेकिन खिड़की खोल देता है, जहाँ से सोल अंदर आ जाती है। मतलब ये सारी जान उसी ग्रैंडपा की सोल ने चली थी। फोन पे ग्रैंडपा की सोल बात कर रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ किम था, असल किम जो पार्क को बचाने आ रहा था। दरवाजे वाला यानी असली किम जब होटल के स्टाफ से चाबी लेकर पार्क के रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि पार्क पूरी तरह सोल से पोजेस हो चुका था। पोजेस हुए पार्क के जरिए ग्रैंडपा किम को बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के ही पीछे क्यों पड़े हैं। असल में जब अमेरिका और जापानीज के दरमियान में वॉर शुरू हुई थी तो ग्रैंडपा ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके बहुत पैसे कमाया और उसी पैसे की वजह से उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जाकर बस गई। लेकिन जिनकी वजह से वो अमीर हुए, उनका स्टेटस चेंज हुआ, उनको कभी इन लोगों ने आकर पूछा ही नहीं, न कभी इनकी ग्रेव्स पे आए, न प्रे की उनके लिए। इसी वजह से वो इतना गुस्सा थे कि उनकी आंखों के सामने ही वो आप पोजेस हुए पार्क को जान से मार देते हैं। मरते मरते पार्क किम से कहकर जाता है कि किसी बड़ी जानवर ने जैसे शेर ने एक लोमड़ी की हड्डी निकाली है। इस बात का मतलब किम को बिल्कुल नहीं समझ रहा था, लेकिन अब ग्रैंडपा की सोल पार्क को मारने के बाद अपनी बेटी और पार्क के बेटे को मारने के लिए निकल चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो हारिम से कहें कि ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दो, लेकिन हड्डियों को जलाने के लिए ग्रैंडपा की बेटी के पास चाहिए थी। और इन्हें बताता है कि ग्रैंडपा की सोल अब उस छोटे बच्चे को मारने के लिए जा रही है, जिसका कोई कसूर नहीं। उसके जान बचाने के लिए हमें ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाना पड़ेगा। एक समस्या के बजाय वो किसी एक बेटे का सामने को बचा, जिसके लिए ग्रैंडपा की बेटी ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दिया जाता है। ऐसे हड्डियां जलने के साथ खत्म हो जाती है और इंसान के समझाने के बाद तो एक ऐसे आदमी समझता है जिसकी
से पूछने वाला है और बताता है अभी से कि मुझे घंटा के दोस्तों में कोई इंसानी सर्वनाश देखने को जिसका सरना किसी चीज की गिरफ्त कर जाता है जहाँ उसे मरा हुआ सांप चलता जाता है सारी हिस्ट्री की कहानी सारी चीजें इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों क्यों जवाब में करता वो लोग खुद जापानीज थे लेकिन उनको ज्यादा पसंद है जापानीज लोगों ने केवल यही की डिफरेंट क्लास अपने जमाने की बहुत हुआ था और